नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीआईसी जीएस के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे, तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं तो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको सिर्फ आंसर नहीं बताता हूँ, उसका सोल्यूशन भी कराता हूँ, ताकि एग्ज़ाम आपका बहुत सही जाए। और एग्जाम में जो 5 से 7 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग से आएंगे, आप उसको पूरा पूरा कर पाएँ और आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है। तो आप सबको पता होगा घटना चक्र मार्केट में इस समय सबसे अच्छी मैगजीन है और इसका जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन होता है सबसे अच्छा होता है। इस वजह से मैं घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। अब दोस्तों, ये आप अगर लूसेंट पढ़े होंगे, लूसेंट पढ़ते होंगे और लूसेंट सबके पास होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि लूसेंट ही पढ़ के जाइए, लेकिन लूसेंट के बिना पढ़े हुए एग्जाम में मत जाइएगा। उसमें दोस्तों पीछे एक चार्ट बना के एंशिएंट हिस्ट्री के बाद दिया हुआ है और वहाँ पे ये पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हड़प्पा का जो संबंध है वो दयाराम साहनी है, हस्तिनापुर का बीबी लाल, तक्षशिला का जॉन मार्शल और कौशाम्बी का एनसी मजूमदार। तो ये दोस्तों मैंने मिलान कर दिया, आप लोग मिलान कर लीजिए। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कथन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सम्मान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। एकदम सही है। और जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। दोस्तों ये दोनों सही है, मतलब ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दारा सिकोय को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दोस्तों दारा सिकोय को दिल्ली में दफनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों 4 पॉइंट दिए हुए हैं कि जात एवं सवार प्रदान किए जाते थे, ये सही है। और मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, ये गलत है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये भी सही है। और दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया था, ये गलत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ पहला और तीसरा सही है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अ, किस वर्ष किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ था 1975 में हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये कौन से आर्टिकल की बात करता है? तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, आर्टिकल 22। ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अब चलिए आपको थोड़ा सा बता दें कि जो आर्टिकल 19 है ये दोस्तों वाक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। और ये आर्टिकल 21 होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सूची ए और सूची 2 को मिलान करना, ये समिति और ये वर्ष है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन इस समय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इस तरह जितनी भी समितियां हैं उनका ईयर कम से कम आपको याद होना चाहिए। चलिए मैं इसको मिलान करके बता देता हूँ। पी के थुंगन जो समिति है ये 1988 में बनाई गई थी। इसका संबंध 1988 में है। और जो अशोक मेहता का जो समिति है ये 1977 है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अशोक मेहता समिति, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बी आर मेहता है, बी आर मेहता 1957। और लास्ट बचा एम एल सिंघवी 1986। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने मिला के बता दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मनरेगा कार्यक्रम निम्न में से किस मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो दोस्तों जो मनरेगा कार्यक्रम था
वो आर्टिकल 43 के तहत लाया गया था। और मनरेगा आपको बता दें कि ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके अंतर्गत इसको मतलब लागू किया गया था। और नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में शामिल है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि संविधान का जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति किससे पूछ के या किसकी सलाह पे करता है आपको ये बताना है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कितने इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, या किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से किसे केप कमोरियन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। और ये जो केप कमोरियन जो दोस्तों है ये कन्याकुमारी जिले में कस्बा है। तो उस कस्बे को कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। और कन्याकुमारी दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ये बात को आप ध्यान रखिए। गोदावरी दक्षिण गंगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, माकूम में खोजा गया था। और ये दोस्तों असम में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा सागर का नाम बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, टेरहिनियन जो सागर है वो इन सब से घिरा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो देश है वो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आइसलैंड है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो जो लैप्स जो जनजाति के लिए प्रसिद्ध है ये स्कैंडिनेवियन जगह है, स्कैंडिनेवियन प्रदेश है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उड़ जाता है। अब कारण है कि सागर के जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं। यानी कि आर जो है ये ए का स्पष्टीकरण करता है। आपको पता होगा कि जो सागर का जो जल होता है वो नदी की अपेक्षा उसमें घनत्व ज़्यादा होता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि आप नदी में तैरना मुश्किल होता है और सागर में तैरना ज़्यादा आसान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो आपको बताना है कि ताप का इसमें चारों में से कौन सा है कि जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो दोस्तों आप दो में बस इसमें और इसमें कंफ्यूज होंगे। और फ़ारेनहाइट का माइनस में आपने सुना होगा, सेल्सियस का भी माइनस में सुना होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। केल्विन जो होता है, केल्विन का मान ऋणात्मक में नहीं होता है। चलते हैं दोस्तों। पानी के भार के अनुसार, यानी कि पानी भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है। तो आपको बताना कि जो H2O होता है इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो पहले दोस्तों इसका भार निकाल लेते हैं, H2O का अणुभार निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो H दोस्तों, H का जो अणुभार 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2H है तो इसका 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो पूरा
H2O का कितना हो जाएगा, तो H2O का दोस्तों हो जाता है 18 और इसका अणुभार हो जाता है 18। अब दोस्तों आपको पूछा है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो इसमें दोस्तों हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन इसमें 2 है। तो आप इसका परसेंटेज मैं निकाल के बताता हूँ। 2, इसका दोस्तों परसेंटेज जो हो जाएगा इसका 2/18 गुणे 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2×9 = 18 और 9 से इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2/18 इंटू 100 को सॉल्व करेंगे तो आपका 11.11 आएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 19। एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य है, तो उनके बच्चों को निम्नलिखित में कितने % वर्णांध होने की संभावना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उनके बच्चों को 0% वर्णांध होने की संभावना है। अब मैं इसको आपको करके बता दे रहा हूँ कैसे होता है। मान लीजिए XY है और ये मान लीजिए वर्णांध है, ये पुरुष है, ये पुरुष है और महिला XX है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर महिला का एक गुणसूत्र में अगर दिक्कत है, मान लीजिए X में दिक्कत है, तो वो वाहक होगी लेकिन वो बीमार नहीं होगी, वो वर्णांध नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर X ये है, ये दोनों XX है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है एक गुणसूत्र में, X गुणसूत्र में। तो ये दोस्तों ये जो महिला होगी, ये महिला सामान्य होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन ये वाहक हो सकती है, ये अगले के लिए वाहक हो सकती है, और पुरुष कभी वाहक नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि जो वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये X गुणसूत्र में खराबी के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए पुरुष वर्णांध है तो X गुणसूत्र में कलर ब्लाइंडनेस का मान लीजिए समस्या है और ये Y होगा, और महिला जो है वो नॉर्मल है। तो पहले ये दोनों गुणसूत्र आपस में जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी है तो अलग हो जाते हैं, तो X C हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, और ये भी X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इससे जुड़ सकता है और ये इससे जुड़ सकता है, ये इससे जुड़ सकता है और Y इससे जुड़ सकता है। तो देखिए अगर ये XC अगर X से जुड़ेगा, इससे अगर जुड़ेगा तो XC X होगा, और अगर फिर इससे जुड़ेगा तभी यही सेम रिजल्ट आएगा। और Y अगर X से जुड़ेगा तो देखिए ये XY या XX, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए ये दोनों जुड़ेगा। तो दोस्तों अगर मतलब X देखिए अगर XCX ये अगर ये मिल रहा है तो महिला नॉर्मल महिला होगी, वो वर्णांध महिला नहीं होगी। तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिसमें आपको XC ये वाला मिले। ठीक है, तो जो पुरुष होगा, पुरुष या जो उनके बच्चे होंगे वो नॉर्मल बच्चे होंगे और वर्णांध होने का कोई भी % नहीं रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राकृतिक संसाधनों के। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह 1991 1992 में स्टार्ट किया था, ये सही है। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, ये भी सही है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, ये दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। ये जंगली हाथी नहीं, पालतू जो होता है पालतू हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। तो इसका ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि गलत कथन पूछा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो दोस्तों मौसम आधारित जो फसल बीमा है सबसे पहले कर्नाटक में लागू की गई थी। चलते हैं प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। तो दोस्तों जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें दोस्तों विभिन्न पहलुओं पे मानव विकास को प्रमुखता दी गई थी, कि मानव विकास को जो लक्ष्य था उनको सबसे ऊपर रखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि शहरी गरीबी की जड़
ग्रामीण क्षेत्र में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। तो आपको बताना है कि इसका क्या सही है। तो दोस्तों इसका दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो एक बार इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि शहरी जो गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ये भी सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो स्तर निम्न होता है, ये भी सही है। तो एक दूसरे के दो स्पष्टीकरण कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 25। 2011 की भारतीय जनगणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था। यानी कि जो 2011 की जनगणना थी उसका थीम क्या था। तो उसका थीम था दोस्तों आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और एक बार मैं आपको बता दूं कि अभी 2021 में जनगणना होने वाली है। 2021 में जनगणना होने वाली है, तो जनगणना से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग जनगणना को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और 2011 का भी आ सकता है और हो सकता है कि 2021 के बारे में भी कुछ पूछ ले एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से 2010 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि कितनी थी। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 17.64% इसकी 10 की वृद्धि थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 27 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बताना है आपको। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंट है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 85% है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29। एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है तो वह संख्या है। तो दोस्तों आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं कि कह रहा कि कोई नंबर है, उसका अगर 20% निकालेंगे तो जो वो नंबर है वो 20 से अधिक होगा। चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 20 है, आपने ऑप्शन नंबर ए लिया और 20 है, तो 20 का 20% निकालिए। तो ये जीरो कट गया तो 2 दूना 4 आ गया। अब बताइए चार जो है, चार में अगर 20 ऐड करेंगे तो क्या वो 20 आ जाएगा, पुराना नंबर आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर अगले बी पे चलते हैं। अब मान लीजिए 25 लेते हैं, 25 का 20% निकालते हैं। 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो 25 का जो 5% आया वो 5 आ गया। अब 5 जो है, 5 5 में अगर 20 ऐड करेंगे तो 25 आ जा रहा है, यानी कि वो अपना पुराना नंबर आ जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी है दोस्तों मैथ का है और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा एक लड़के से कहा गया कि वह एक संख्या के आधे को 6 से भाग दे और शेष आधे को 10 से भाग दे और प्राप्त उत्तरों को जोड़ दे। उसने समय बचाने के लिए 1/2 और ब्रैकेट में 6 + 10 से भाग दे दिया। तो उसका जो उत्तर होगा, वास्तविक उत्तर होगा, वो वास्तविक उत्तर से कम ज़्यादा वही क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन बस देखने में थोड़े से बड़े लगते हैं लेकिन होते हैं बहुत इजी होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको जैसा क्वेश्चन कर उसी तरह कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या लीजिए, तो कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 6 से भाग करना और 10 से भाग करना है। तो ऐसा संख्या लीजिए कि उसका 6 से और 10 से भाग करने पे वो कट जाए, तो आपको थोड़ी सी सुविधा होगी आपको आंसर निकालने में। तो जैसे मान लीजिए अगर हम 30 लेते हैं तो 30 का जब आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 को 6 से भाग देंगे तब प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आप बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे 60 ले लीजिए। मान लेते हैं वो नंबर जो है वो 60 नंबर है। तो 60 का अगर आधा करेंगे 30, तो 30 आधा करेंगे। तो अगर 30 में 6 से भाग करेंगे तो 6 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। और इस वाले 30 में 10 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपका कितना नंबर आ गया? 5 आ गया और 3 आ गया। अब इन दोनों का आपस में जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो आपका आंसर 8 आएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिए, 8 आ गया।
अब कह रहा है कि वो जो लड़का था, जिस लड़के को कहा गया, उसने समय बचाने के लिए क्या किया, उस नंबर से 1/2 ब्रैकेट में 6 + 10 कर दिया। जैसे 60 था तो 60 का 1/2 मतलब आधा, तो यानी कि 1/2 और ब्रैकेट में 6 + 10 कर दिया है। तो 2 से 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 30, और 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 30/16। अब सोचिए यहाँ पे इसको 30, 16 एक कम 16, 16 ये 2 बार भी नहीं जाएगा इसका। जो अगर मान लीजिए ये 32 होता तो इसको काटते तो 2 बार जाता, तो यानी इसका आंसर कितना आता, इसका आंसर 2 आता अगर ये 32 होता तो। और पहले वाले का आंसर कितना आया था आपका, 8 आया था। तो अब वही प्रश्न पूछ रहा है कि वो जो ऐसा करने पर जो उसका उत्तर प्राप्त हुआ है वो वास्तविक उत्तर से क्या होगा। तो वास्तविक उत्तर से आपको लग रहा है कि वास्तविक उत्तर से कम होगा, क्योंकि पहले जो आ रहा था वो 8 आ रहा था, और 1/2 ब्रैकेट में 6 + 10 करने पे 2 के करीब आया है, लगभग 2 आया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप इस तरह के जितने भी लंबे क्वेश्चन होते हैं उसको आप आराम से पढ़िए, और फिर जैसा प्रश्न में कह रहा है उसी तरह करेंगे तो आपका आसानी से उत्तर आ जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये है कि 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के, यानी कि रेडियस, जिसको त्रिज्या भी बोलते हैं, जो व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या होता है, अर्ध वृत्त में निर्मित सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इजी सवाल है। देखिए ये मान लीजिए ये केंद्र है, यहाँ से ये एक रेडियस है, ये रेडियस है, ये इसका आर सेंटीमीटर है। अब इसको एक वृत्त बनाना है, वो भी आधा वृत्त बनाना है ये। तो यहाँ पे जो सेंटर था तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। ये मान लीजिए बीच में सेंटर है और ये भी आर है, तो ये भी क्या होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है तो त्रिज्या आर ही होगी। अब कह रहा है इसमें एक सबसे बड़े त्रिभुज, तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा त्रिभुज, ये जो आकृति बनेगी ये सबसे बड़ा त्रिभुज होगा। तो इसका नाम रख लेते हैं ABC। तो आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। अब दोस्तों ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर परिधि पे मिला देंगे तो ये जो होता है ये भी ये त्रिज्या है। तो आपको पता होगा कि जो वृत्त या अर्धवृत्त होता है उसकी जो त्रिज्या होती है सब बराबर होती है। तो मान लीजिए सेंटर O है, तो O से OB, OC, OA, ये क्या है, तीनों त्रिज्या तो सब बराबर होती है, R हो गया। तो आपको इस त्रिभुज का, ये देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। तो 1/2 कर दीजिए, आधार दोस्तों ये पूरा BC आधार है, तो BC कितना है, R और 1R, यानी कि 2R मिलके R मिलके 2R हो जाएगा। और प्लस लंब दोस्तों पता है, लंब आपका R है, ये देखिए ये लंब है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो R गुणे R करेंगे तो R² हो जाएगा। तो R² आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। बहुत इजी सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको त्रिभुज का फार्मूला बता देता हूँ कि 1/2 आधार गुणे लंब होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए और फिर बाकी आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 32, ये कह रहा है कि प्लस और ये डिवाइड का साइन है, प्लस और डिवाइड का साइन तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हुए इस इक्वेशन में ये जो दिया हुआ नंबर, इसका आपको मान बताना है। तो चलिए उसको बदल के सॉल्व कर लेते हैं। तो 8, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह पे हमको डिवाइड करना है, 4 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना है तो मल्टीप्लाई लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 की जगह पे 5 और 2 का आपस में बदलना है, तो 5 की जगह पे 2 हो जाएगा, और डिवाइड है तो डिवाइड को जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और 2 की जगह पे 5 कर देंगे, -3 कर देंगे। अब देखो इस तरह का जो सवाल हो तो आपको पहले भाग करना चाहिए। तो 4 का अगर 8 में भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 + 5 - 3। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में से 3 को घटा देंगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसमें इतना ध्यान देना कि पहले आपको डिवाइड करना था, पहले आपको भाग नहीं करना, पहले आपको गुणा नहीं करना था, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में आपको निकालना है ये जो लुप्त संख्या है उसका आपको मान बताना है। तो 82 और 97, तो दोस्तों इसमें कितना आपको देख के लो कितना आप में नंबर बढ़ा है। तो आप अगर काउंट करेंगे तो 82 में 15 को ऐड किया गया है, 15 को जोड़ा गया है। फिर 97 से 114 में दोस्तों 17 जोड़ा गया है। फिर 114 से 133 के बीच में दोस्तों 19 का डिफरेंस है। फिर दोस्तों 119 के बाद कितना है, 15 17 19, तो अब 21 होगा। तो अगर इसमें 21 जोड़ देंगे तो 133 में अगर 21 जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका 154 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 154 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। आप देखिए अनुक्रम दिया हुआ एक्स बी जेड वाई डी वाई वी डी वाई टी एफ एक्स आर एच डब्ल्यू। आप बताना इसके आगे क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको सब में देखिए पी पी लगा हुआ है। तो पहले वाला नंबर छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि आपको पी ही सब में है तो उसको छोड़ दिया। आप पीछे से इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है, तो डब्ल्यू से पहले वी आता है, यानी कि तीसरे नंबर पे वी हो जाएगा, पहले नंबर पे पी होगा। अब इससे नहीं सॉल्व हो पा रहा है क्योंकि पी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब आपको बीच में पता करना है कि बीच में क्या है। तो यहाँ पे देखिए बी, बी के बाद डी था, डी के बाद ई था, और एच के बाद क्या होगा, यानी कि देखिए बी के बाद सी को छोड़ा गया, फिर सी डी के बाद ई को छोड़ा गया, एफ के बाद जी को छोड़ा गया, एच के बाद आई को छोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ, हाथी, इनमें से कौन सी संकटापन्न जातियां हैं। तो आपको बताना है। तो दोस्तों मगरमच्छ भी संकटापन्न है और हाथी भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और सी दोनों, ए और दो दोनों हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 16 से 14 जनवरी 2021 के मध्य 51वां, आप ये नंबर याद रखिए कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सा नंबर था, 51वां था, और कहाँ पे हुआ था, पणजी में हुआ था। तो इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है आपको। तो पॉइंट पहला है कि इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस बांग्लादेश था, ये एकदम सही है। और महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिम फिल्म इनटू द डार्कनेस डी डी फॉर बैडेड और ने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता, ये भी सही है दोस्तों। और अमीन नाइफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार दी गई, ये भी सही है। तो यानी दोस्तों से क्या है कि ये ऑप्शन नंबर डी होगा, इस पर चारों कथन इसमें सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 37। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो दोस्तों भारत को जो स्थान मिला है वो 131वां स्थान मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 38। 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। इसके अनुसार वित्त मंत्री 21-22 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11% रहेगा, ऐसा इस उसमें बताया गया है, जो पेश किया गया आर्थिक समीक्षा में ऐसा बताया गया है कि 2021-22 में 11% रहने का अनुमान है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 39। 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रता दिवस मनाया गया। अब दोस्तों एक यहाँ पे प्रश्न याद कर लीजिए कि विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका इस दिवस का मुख्य विषय था, तो इसका जो मुख्य थीम था दोस्तों, या वो था कि आर्द्र भूमि और जल। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और
बताना कि 17 जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिना मारिन ने जीता है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपका जो सोल्यूशन है वो भी पसंद आया होगा। और कोई भी सुझाव हो, किसी भी तरह का कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों।